Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. You are watching us on PM eVidya, channel number 10 and also on our YouTube handle NCERT Official. जी हाँ, क्लास 10 के हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज हम ये सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम ले रहे हैं सब्जेक्ट सोशल साइंस और ले रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक का जो है मनी एंड क्रेडिट। आज हम इसका करेंगे पार्ट 2। आई एम श्योर इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हमने पार्ट 1 में इसका एक पोर्शन किया था, आज पार्ट 2 में हम इसका दूसरा पोर्शन करेंगे। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपके भी मन में कोई क्वेरीज हैं फर्स्ट पार्ट को लेकर या फिर प्रेजेंट पार्ट को लेकर, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in और हमारे यूट्यूब हैंडल NCERT Official के लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस, सजेशंस और फीडबैक हमें भेज सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ हमारे गेस्ट से, मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स हैं दे जस्ट अराउंड द कॉर्नर और इस वक्त ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के एग्ज़ाम वॉरियर को जागृत करें। परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था और इसका जो आयोजन है वो हर वर्ष किया जाता है। इस साल हम इसका 9वां संस्करण बना रहे हैं जिसमें हम इनकरेज कर रहे हैं जॉयफुल लर्निंग को और स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन को। इस इनिशिएटिव के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं प्लीज़ लॉग ऑन कीजिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे लिंक पर जो है innovateindia1.mygov.in। लेट्स सेलिब्रेट एग्जाम उत्सव एज लाइफ उत्सव, ये हमारा मोटो होना चाहिए। और क्योंकि एग्ज़ाम्स को ही ध्यान में रखते हुए हम अपने सेशंस को डिज़ाइन भी कर रहे हैं आजकल, तो इसे एक आप रिविजन सीरीज़ की तरह भी ले सकते हैं। और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट पार्ट 2 पर, तो इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस नाज़रीन अंसारी, मैम इस PGT पॉलिटिकल साइंस। मैम नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम। और हम दोनों का साथ देंगे हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिस भूमि। मिस भूमि, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। अब मैम सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था और आज हम क्या सीखने वाले हैं। जी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम सीखेंगे क्रेडिट के बारे में। आपको याद होगा हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने मनी के बारे में जाना था, मनी का रोल क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, कैसे मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे उसका पार्ट 2 जिसमें हम क्रेडिट के बारे में जानेंगे। और ये जो क्रेडिट है ये क्या है? तो मान लीजिए हरप्रीत, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि पैसे से हम सब कुछ खरीद लेते हैं। बिल्कुल, कोई चीज खरीदनी है वो हमने खरीद ली, पर क्या हमेशा आपके पास पैसे होते हैं? नहीं, हमेशा तो पैसे नहीं होते। तो अब आपको आज कोई चीज चाहिए लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगी? तो हम लेंगे उधार। वेरी गुड। तो उधार को ही हम फाइनेंशियल टर्म में क्रेडिट या फिर लोन कहते हैं जी, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मैम हम क्रेडिट के बारे में आज क्या क्या जानेंगे? ठीक है, तो क्रेडिट के बारे में हम जानेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट के सोर्सेस क्या होते हैं। तो इसके हम कुछ लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बच्चे जानेंगे मीनिंग ऑफ क्रेडिट एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, बैंक कैसे हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, और बच्चे ये भी बता पाएंगे कि रोल ऑफ बैंक्स क्या होते हैं जब वो हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और क्रेडिट कैसे हेल्पफुल हो सकता है और कैसे हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आज सीखने के लिए, तो हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? तो हम स्टार्ट जो करेंगे अपना वो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक से स्टार्ट करेंगे। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो क्या वो आप घर पे रखती हैं? नहीं, मैं बैंक में जमा करा देती हूँ। बिल्कुल। तो जब बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो क्या बैंक हमारा सारा पैसा अपने पास रखता है? बैंक अपने पास ही रखता होगा पैसा? नहीं, बैंक कुछ पोर्शन अपने पास रखता है और बड़ा पोर्शन वो जरूरतमंदों को लोन देने के लिए लगा देता है। यानी कि अगर मैं बैंक में लोन के लिए अप्लाई करती हूँ तो मुझे उस पैसे से लोन दिया जा रहा है जो किसी ने डिपॉजिट किया है। बिल्कुल।
ओके। तो इसके जो हमने पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आपके लेफ्ट साइड पे डिपॉजिटर हैं, राइट साइड पे बोरोवर हैं। अब ये जो डिपॉजिटर थे, इन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया। बैंक ने इनको उस पैसे पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे दिया, क्योंकि इन्होंने अपना पैसा बैंक के पास रखा था। बिल्कुल। अब जो बड़ा पोर्शन था वो बैंक ने बोरोवर को लोन के रूप में दे दिया था, और जब वो बोरोवर बैंक से लोन लेंगे तो बैंक उनके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम बन जाता है। ओके मैम, अब एक चीज़ मुझे बताइए, आपने कहा कि बैंक में अगर मैं पैसा जमा करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर बैंक से कोई लोन लेता है तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन मैम हमेशा हम एक अमाउंट का इंटरेस्ट थोड़ी ना देते हैं, रिसीव करते हैं, वो भी चेंज होता रहता है। बिल्कुल क्या इसके पीछे भी कोई सिस्टम वर्क करता है? हाँ, जैसे आप मान लीजिए कि बैंक के पास हमारा जितना भी पैसा है, तो आपने बैंक में पैसा जमा किया, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक अपने पास टोटल पैसे का आज के टाइम में 15% कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखता है। ओके। तो इसको वो क्यों रखता है? अब आपने बैंक में पैसा रखा है तो आप कभी भी बैंक के पास अपना पैसा मांगने जा सकते हो, तो बैंक का सारा पैसा खत्म ना हो जाए, और जिसको जब जरूरत है वो बैंक से पैसा निकाल सकता है। तो बैंक इस 15% कैश के साथ उस एक्टिविटीज को मैनेज करता है। अब बैंक ऐसे ही तो हमारे लिए पैसा नहीं रखता, तो बैंक क्या करता है, यहाँ पे बैंक का काम होता है कि जो उसने बोरोवर को पैसे दिए हैं उसके ऊपर जो उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है, और जो पेड इंटरेस्ट उसने डिपॉजिटर को दिए हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की मेन इनकम जो है वो बन जाती है। जी, यानी कि वो हमेशा जो है बोरोवर से ज्यादा चार्ज करेगा और डिपॉजिटर को कम देगा, और जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होगा वो होगा बैंक की इनकम। बिल्कुल, जिससे वो अपने खर्चे पूरे करेगा, जिससे वो अपनी बाकी चीजें पूरी करता है। सो मैम, ये तो हमने सीख लिया कि बैंक को किस तरीके से इनकम हो रही है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने कहा कि बैंक से लोग पैसा बोरो करते हैं, क्रेडिट पे लोन लेते हैं, तो ये लोन किस किस चीज़ के लिए हमें मिल सकता है? अब आपको अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए, आपको कोई गाड़ी चाहिए, आपको घर लेना है, या आपको अपना अस्पताल में इलाज करवाना है, तो आप किसी भी चीज के लिए लोन वगैरह ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्रेडिट को कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए ये आपकी क्रेडिट की डिफाइन है। क्रेडिट का मतलब होता है बाय नाउ एंड पे लेटर। अभी हमने अपनी जरूरतें पूरी कर ली और हम उसका जो भुगतान है वो बाद में कर देंगे। तो आप एग्जैक्ट ये डेफिनेशन बच्चों अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। क्रेडिट या लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment। तो क्रेडिट का मतलब एक ऐसा समझौता होता है जिसमें जो पैसे देने वाला है वो लेने वाले से कहता है कि आज आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे बाद में इसको लौटा देना, लेकिन आप विद इंटरेस्ट रेट इसको लौटाएंगे। तो ये लोन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका होता है। जी, और ये तो आपने बता ही दिया है कि हमें अलग अलग तरीके का लोन मिल सकता है, यानी कि अगर हमारी ज़रूरत है एजुकेशन की तो एजुकेशनल लोन मिल सकता है, होम लोन, घर के लिए लोन, पर्सनल एक्सपेंसेस, तो हमारी कई तरह की ज़रूरतें लोन से पूरी हो सकती हैं। अब मैम एक चीज़ बताइए, ये जो लोन हमें मिलता है, क्या ये बस हम बैंक गए और हमें मिल गया, ऐसा ही होता है? हाँ, लेकिन लोन का एक डिफरेंस ये भी होता है हरप्रीत कि आपने सोचा कि लोन तो बहुत अच्छी चीज है, मैं अभी आज ले लेती हूँ और अपने सारे काम पूरे कर लेती हूँ। बिल्कुल। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लोन हमारे लिए पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव? हम नेगेटिव क्यों? कभी तो वो विकास का जरिया बन जाएगा और कभी वो मुसीबतों का जाल बन जाएगा। मैम ये एग्जाम्पल देके समझाइए। बिल्कुल, चलिए मैं इसको आपको एक कहानी के जरिए समझाती हूँ। ऑलराइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक सिचुएशन है आपकी रमेश दी फार्मर। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, रमेश इज अ स्मॉल फार्मर, ही वांट्स टू बाय गुड सीड्स एंड वाटर पंप। रमेश बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसको बीज खरीदने हैं, वाटर पंप खरीदने हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप कमजोर पड़ रही है और वो काफी ज्यादा देख सकते हो आप परेशान भी है। जी। अब रमेश क्या करेगा? रमेश जाएगा बैंक के पास। रमेश टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट अ लो इंटरेस्ट रेट। उसने एक बैंक गया, उसने लो इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया। इस पैसे से उसने सीड्स खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे और एक पंप खरीदा।
रमेश ने अपने लोन का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया, जिसमें आप थर्ड पिक्चर में देख भी सकते हैं। रमेश की जो फील्ड्स हैं वो ग्रीन हो गई हैं, उसकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर रही हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल दिख रहा है आपको हरप्रीत? जी बिल्कुल। तो रमेश सेल्स मोर क्रॉप्स, अर्न गुड इनकम, रिपेज द लोन एंड इम्प्रूव हिज फैमिलीज लाइफ। Right. रमेश ने सारा लोन चुका दिया, उसने अच्छे से सारा लोन दे भी दिया, फैमिली को इम्प्रूव भी कर दिया और अब वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकता था। तो हरप्रीत, आपने यहाँ देखा लोन ने किस तरह वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले किया है। बिल्कुल मैम, पर आपने तो बताया कि लोन नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए हम दूसरी कहानी से शुरुआत करते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सीता's डेब्ट ट्रैप। रमेश की ही तरह सीता भी एक छोटी सी किसान है। ओके। हर क्रॉप्स फेल ड्यू टू पेस्ट एंड बैड वेदर। खराब वेदर और पेस्ट, कीड़े मकोड़े लगने की वजह से उसकी फसल खराब हो गई। अब उसको भी पैसे चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? उसको पेस्टिसाइड्स खरीदने थे और उसको अपने घर के खर्चे चलाने थे। तो सीता भी पता है कहाँ गई थी हरप्रीत? सीता भी बैंक गई थी। ओके, तो उसको भी लोन मिल गया? नहीं, इस बार बैंक ने उसको लोन देने के लिए मना कर दिया। तो अब उसने पैसे कहाँ से लिए? उसने एक मनी लेंडर से पैसे लिए और हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे लिए। अब प्रॉब्लम कब बढ़ी? रमेश की तरह सीता ने भी सोचा कि मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं लोन लूंगी, क्रॉप अच्छी हो जाएगी, मैं सारा लोन रीपे कर दूंगी। लेकिन होता क्या है, अगेन क्रॉप फेल ड्यू टू पुअर रेनफॉल। सीता की क्रॉप फिर से खराब हो जाती है और वो लोन भी रीपे नहीं कर पाती और वो डेब्ट ट्रैप में फंसती चली जाती है। अब सीता को अपनी सारी ज्वेलरी और लैंड को बेचना पड़ता है। उसके बावजूद भी उसका लोन पूरी तरह से रीपे नहीं हो पाता। नाउ हर फैमिली बिकम स्ट्रेसफुल एंड अनहैप्पी। आपने देखा यहाँ पे कितनी पेनफुल रिकवरी थी, वो निकल नहीं पा रही थी इस सिचुएशन से। तो आपने क्या सीखा इससे? मैम मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि रमेश को लोन मिल गया और सीता को लोन नहीं मिला और उसे लोकल मनी लेंडर से पैसे लेने पड़े, जिसने उसे एक डेट ट्रैप पे फंसा दिया। लेकिन बैंक ने सीता को मना क्यों किया? बैंक ने सीता को मना इसलिए किया क्योंकि जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने की कुछ शर्तें होती हैं, जो आपकी 4 शर्तें होती हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले बैंक से अगर लोन लेना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, जरूरी कागजात दिखाने होते हैं जी। आपको कोलेट्रल दिखाना होता है। कोलेट्रल होती है आपकी एक ऐसी एसेट जिसको आप गारंटी के रूप में लैंडर के पास रख देते हो। जब तक आप अपना लोन रीपे नहीं करते हो तो आपका व्हीकल, आपके लाइफ स्टॉक, आपका घर, आपकी गाड़ी, कुछ भी गिरवी रख के आपको पैसा दे देता है। और अगर मैं कहूंगी कि ठीक है, आपने अगर मेरे को लोन लिया, मैंने आपको लोन दे दिया, आपने अपनी चीज रखी, आप अगर भाग जाओगे तो मैं उस कोलेट्रल को बेच के अपना पैसा निकाल सकती हूँ। मैम इसी को ही मॉर्गेज करना भी कहते हैं? हाँ जी। तो इंटरेस्ट रेट ऐसा होता है कि पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आप कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहे हो। और मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब होता है आपको लोन लेने से पहले ही ये बताना होता है कि आप कैसे पैसा वापस दोगे, हाफ हाफ करके करोगे, लमसम करोगे या कैश में दोगे, चेक में दोगे। तो बच्चों ये आपको जरूर याद रखनी है 4 टर्म्स आपकी। मोड ऑफ रीपेमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोलेट्रल है और इंटरेस्ट रेट है। यानी सीता ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट थी ये पूरी नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उसे बैंक ने मना कर दिया। लेकिन क्या कोलेट्रल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है? हाँ, कोलेट्रल जो है वो होना इसलिए जरूरी है कि अगर आप बैंक का पैसा लेके भाग गए तो बैंक आपको कहाँ तक जाके पकड़ेगा। तो बैंक अपना वो कोलेट्रल बेच के जो आपने उसको गिरवी रखा था उससे वो अपना लोन रीपे कर सकता है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें आपको कोलेट्रल में आपकी ये चीजें कोलेट्रल आ सकती हैं। लाइफ स्टॉक है, आप कुछ भी गाड़ी रख सकते हैं, घर रख सकते हैं। राइट। तो कोई भी एसेट यानी कि हम बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं। बिल्कुल। अब मैम एक बात बताइए जी। अब एक तरफ है हमारे पास बैंक्स जहाँ से हमें लोन मिलता है, उसके कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं जिसे हम फुलफिल करेंगे, रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो हमें लोन मिलेगा। और एक तरफ हमारे मनी लेंडर्स जिनके पास शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कुछ गिरवी रख सकते हो और इंटरेस्ट रेट भी शायद ज़्यादा कम हो सकता है। तो मैम ये दोनों अलग अलग सिस्टम्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं,
इनको कहते क्या है, क्या इनकी कोई कैटेगरी है, इनका कोई टाइप है? बिल्कुल है, इनको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इंडिया के अंदर जो हम क्रेडिट लेते हैं वो दो तरह से लेते हैं। एक आपको मैंने बताया बैंक से लिया आपने, तो वो आपका होता है फॉर्मल क्रेडिट। एक होता है इनफॉर्मल क्रेडिट, जो आप मनी लेंडर, ट्रेडर, अपने एम्प्लॉइज, कॉलीग, रिश्तेदारों से, किसी से भी आप जो लोन उठाते हैं, वो आपका इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है। तो एग्जाम में आपका इसका डिफरेंस करने के लिए भी आता है और कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है जी। तो आइए हम ये देखते हैं इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल सेक्टर लोन्स। ये लोन होते हैं जो हम बैंक या कोऑपरेटिव से लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको सुपरवाइज करता है और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा रीजनेबल एंड लो होता है। अच्छा। और जब हम बैंक फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो इनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल की जरूरत पड़ती है। सेम इनफॉर्मल सेक्टर में हम मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर से लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, ना तो आपको कोलेट्रल चाहिए ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और जैसे फॉर्मल सेक्टर को आरबीआई सुपरवाइज करता है, इनफॉर्मल सेक्टर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करता। और अगर आप बार बार इनसे लोन लेते हैं तो आप डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। राइट, यानी कि जैसे कि बैंक का एक इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नज़र भी रखता है कि बैंक क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स का कुछ भी फिक्स रेट नहीं होता है। वो आपसे कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकते हैं रीपेमेंट की, और अगर आप नहीं देते तो फिर आपको बहुत बुरी तरीके से डेट ट्रैप में फंसा लिया जाता है। तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैम आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं कई बार ये भी सोच रही हूँ, तभी हम न्यूज़ भी सुनते हैं कि कुछ किसान जो हैं वो बहुत बुरी तरह सफ़र करते हैं क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाते, और उनकी हेल्प के लिए सरकार ने गांव में भी डिफरेंट बैंक्स बना रखे हैं जो रूरल बैंक्स भी होते हैं, जहाँ से उन्हें क्रेडिट मिल जाता है। मैम अब ये कॉन्सेप्ट तो हमारे स्टूडेंट्स हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा है कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव जैसे कि आप, कुछ लोग होते हैं जो एनजीओ से कुछ लोग मिल जाते हैं, इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। ओके। सेल्फ हेल्प का मतलब ही होता है अपनी मदद खुद से करना। तो ये गांव में क्या होता है, 15-20 नेबरहुड की स्पेशली वुमेन्स मिलती हैं और ये हर महीने अपनी कुछ सेविंग जो है वो पूल करती हैं, और जिससे वो छोटा मोटा लोन बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोगों को दे देती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के आने से क्या हुआ, जो कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि गाँव में लोग गरीब होते हैं और ज्यादातर गाँव में बैंक होते भी नहीं है। तो इस तरह वो अपनी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर जब ये अच्छे से काम करते रहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इनको ये एक बड़ा इंटरेस्ट लेने के लिए, एक बड़ा अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से। तो इनको जो है इस तरह वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और ये कुछ सोशल इश्यूज़ पे, क्योंकि इनकी मीटिंग्स रेगुलर होती हैं, तो ये लोग सोशल इश्यूज़ जैसे कि एजुकेशन और कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस, इनके ऊपर बात कर सकते हैं। राइट। सो मैम हमने तो कई बार एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा है कि एक बहुत बड़ा मिल्क का ब्रांड है, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कई बार हम कोऑपरेटिव बैंक्स भी देखते हैं। तो यानी कि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये चीज़ें फॉर्म करी हैं और एक दूसरे की हेल्प पे टाइमली कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट में किसको क्या मिलता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं उसमें आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, इनफॉर्मल में हाई मिलता है। और यहाँ पर आपका कोलेट्रल चाहिए होता है फॉर्मल में, इनफॉर्मल में नहीं चाहिए होता। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मल में चाहिए होता है, इनफॉर्मल में नहीं चाहिए होता। आरबीआई सुपरवाइज करता है फॉर्मल सेक्टर को और इनफॉर्मल को कोई भी सुपरवाइज नहीं करता है। तो फॉर्मल सेक्टर में ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा हमें और बताइए कि इसके क्या यूनिक फीचर्स हैं? ये देखिए आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। इसमें जो है ये रूरल पुअर होते हैं, इसमें ज़्यादातर वुमेन्स हैं। इन्होंने छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लिए थे और इसमें ये अपनी 25 से लेके या जिसके पास जितना पैसा है वो लगा देता है, और यहाँ पे इनको बिना कोलेट्रल के लोन जो है वो मिल जाता है। और ये वेरियस पर्पसेस के लिए टाइमली लोन भी दे देते हैं, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते हैं, और फिर मैंने अभी आपको बताया था डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे
रोल ऑफ क्रेडिट है डेवलपमेंट के लिए, आप अच्छे से इसको बता सकते हैं कि अगर आपका लोन आपको चीप और अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री ग्रो करेगी। जी, और इसी तरह ये क्वेश्चन है आपके, आप ये देख सकते हैं। जी, और हम मैम आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें वो कुछ और अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैम एक करके हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, सो ये है हमारा एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है कि आपने चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट देख लिया कि वो ज़रूरी है, जिससे हमारा कॉस्ट प्रोडक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाती है, जो मनी लेंडर हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था वो ठीक हो जाता है, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ एनकरेज होती है, रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलता है। जी, और ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गांव में बिल्कुल बैंक वगैरह कई गांव में नहीं होते, तो लोग डरते हैं क्योंकि शहरों में जाना पड़ता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो वो सोचते हैं कि यार हम वहाँ जाएंगे इतनी दूर, इससे अच्छा है हम किसी रिश्तेदार या जानने वाले से बैंक ले लेते हैं। और वो लोग कम पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके पास कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, इसीलिए वो लोग अभी भी स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन दी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ या इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और इससे वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। जी, एंड ये क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स एंड व्हाई इज दिस नेसेसरी। और मैम ये भी मैंने सुना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स बैंक कहा जाता है, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये ऐसा क्या करती है कि बैंक्स इसके कंट्रोल में रहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, इसको बैंकर ऑफ बैंक आपने भी बताया, बिल्कुल सही बताया हरप्रीत। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे यहाँ करेंसी नोट्स को भी इशू करता है, तो यहाँ पे आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है, जो मैंने अभी बताई कि 15% कैश बैंक को अपने पास रखना होता है। तो आरबीआई मॉनिटर करता है कि एक्चुअल में ये कैश बैलेंस मेंटेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आरबीआई ऑल्सो सीज दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर but also to small cultivators, small scale industry, to small borrower etc. Right. कि आरबीआई ये भी देखता है कि कहीं आप सिर्फ अपने फायदे के लिए लोन तो नहीं ले रहे हैं, या सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो नहीं दे रहे हैं। और बैंक को भी अपनी एक रिपोर्ट टाइमली देनी होती है आरबीआई को, जिसमें वो ये बताते हैं किसको ये उधार दे रहे हैं, कितने रेट पे दे रहे हैं। बिल्कुल, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम जो हैं अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं कस्टमर्स, बल्कि उसमें बैंक से अकाउंट होते हैं, और इसके बारे में भी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन जब देखते हैं कि बैंक से पेनल्टीज इम्पोज हो रही हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, ये काम आरबीआई करता है। अब इतने अच्छे से हमने मनी एंड क्रेडिट दोनों पार्ट्स को समझ लिया है, और इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी गेस्ट को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू हरप्रीत फॉर योर टाइम एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेशन। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी आईएसएल इंटरप्रेटर मिस भूमि को और हमारी पूरी टीम को फॉर मेकिंग दिस सेशन अ सक्सेस। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हम आपको बता देते हैं कि अब से कुछ ही देर में आप कौन कौन से प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। प्रोग्राम शेड्यूल के हिसाब से अभी कुछ देर में आप देखेंगे हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो कि एआई पर चल रहा है। 5 बजे का टाइम रहेगा हमारे सेशन सहयोग का, और 5:30 बजे हम आपके लिए सेशन लेकर आएंगे ऑन स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट बाय NCSL NEPA। With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, signing off, and we'll join you shortly. Namaskar.